दोस्तों इमेजिन करो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा टुकड़ा जिसपे साल भर बर्फ रहती है, जिसपे ना तो कोई बड़ा शहर है ना कोई आर्मी है, फिर भी दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि यूएसए, चाइना और सारे वेस्टर्न कंट्रीज की नजरें उस पर टिकी हुई है। दोस्तों वो जगह है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जिसका एरिया इंडिया के एरिया के आधे से भी ज्यादा है। दोस्तों लेकिन वो ऐसा एरिया है जहां की पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 है और 80% एरिया पे तो कंप्लीटली बर्फ रहती है। तो आखिर ये जो बड़े बड़े देश हैं वो इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? आइए आज की वीडियो में जानते हैं ग्रीनलैंड की पूरी कहानी। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहला ह्यूमन सेटलमेंट वहां पे देखा गया था 2400 BC के अराउंड। इन्हें पालियो एस्किमोस कहा गया। अगर हिस्ट्री में आगे बढ़े तो एक स्कैंडिनेवियन एक्सप्लोरर हुए हैं जिनका नाम है एरिक द रेड। अब जब भी मैं स्कैंडिनेविया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इससे मेरा मतलब है नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क देशों के लोग। इन्हें ही स्कैंडिनेवियन पीपल कहा जाता है। तो एक स्कैंडिनेवियन सी एक्सप्लोरर थे एरिक द रेड, जिन्होंने की ग्रीनलैंड नाम दिया था इसे। दोस्तों एरिक द रेड की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों एरिक द रेड वैसे तो नॉर्वे में पैदा हुए थे, लेकिन इन्हें सी एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, इसीलिए ये आइसलैंड शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन वहां पे इन्हें 3 साल का एग्जाइल मिला ईयर 982 में, और यही एक तरह से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि ये अब सी को फुली एक्सप्लोर कर सकते थे। और ये निकल गए और इसी तरह ये पहुंचे ग्रीनलैंड, जहां पे इन्होंने अपनी एग्जाइल के पूरे 3 साल बिताए। और जब ये अपना एग्जाइल खत्म करके वापस आइसलैंड आए तब इनके पास ग्रीनलैंड की अपनी स्टोरीज थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना उस जगह को कोई ऐसा नाम दिया जाए जो कि लोगों को फ्यूचर ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की याद दिलाए। तो इसी वजह से इन्होंने इसे नाम दिया ग्रीनलैंड। इनकी सेल्समैनशिप इतनी बढ़िया थी, यानी कि इनका जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल था वो इतना जबरदस्त था कि लोगों को इतनी पसंद आई है कि जब ये वापस आइसलैंड से ग्रीनलैंड जा रहे थे तब ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 24 और शिप्स थी जो कि ग्रीनलैंड जाना चाहती। और ये एरिक द रेड नाम सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये जो द रेड लगा है इनके नाम के साथ, ये आई थिंक इनके लाल बाल और लाल दाढ़ी की वजह से इन्हें मिला होगा। दोस्तों अगर हिस्ट्री में थोड़ा और आगे आए तो 17th सेंचुरी के अंदर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को ऑफिशियली कंट्रोल में ले लिया था और अपने किंगडम से वहां पे रूल करने लग गया। इसके बाद 1979 में ग्रीनलैंड को होम रूल और 2009 के अंदर ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल का दर्जा मिला। सेल्फ रूल का मतलब यह है कि बेसिकली यहाँ का अपना पार्लियामेंट है, अपनी सरकार है, अपनी संसद है, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है ये दोनों अभी भी डेनमार्क की सरकार ही देखती है। दोस्तों साल था 1946। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेनमार्क से ग्रीनलैंड को $10 करोड़ में खरीदने की पेशकश की थी। हालांकि उस समय की ग्रीनलैंड की सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब अमेरिका ने इसे खरीदना क्यों चाहा था? दोस्तों इसका रीजन इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन में छुपा है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन नॉर्थ पोल के एकदम पास में है। अगर आपकी वहां टेरिटरी है तो आप आसानी से रशिया और यूरोप दोनों पे नजर रख सकते हो। इसी वजह से अमेरिका ने इसे खरीदना चाहा। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वहां पे एक एयरबेस भी बनाया है जिसका नाम है थुले एयरबेस। दोस्तों वो आज तक भी सक्रिय है और अमेरिका की मिसाइल डिटेक्टेशन यूनिट का एक हिस्सा है। उसके बाद साल 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब उनका फर्स्ट टेन्योर था उसमें उसे खरीदने की पेशकश की थी। हालांकि सारी दुनिया ने उसे इस समय मजाक समझा था, लेकिन ये मजाक नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। दोस्तों अब बात करते हैं चाइना की। चाइना की नजर ग्रीनलैंड में छुपे हुए रेयर अर्थ मिनरल्स पे है। जी हाँ, ग्रीनलैंड के अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स बेसिकली हैवी मेटल्स जैसे कि सीरियम, थोरियम काफी ज्यादा मात्रा में है। तो चाइना बेसिकली उनको एक्सप्लोर करना चाहता है। अब हुआ ऐसा कि चाइना ने 2019 के अंदर ग्रीनलैंड के एयरपोर्ट्स और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि डेनमार्क की गवर्नमेंट ने और अमेरिका ने ऐसा करने से उसे रोक दिया, लेकिन चाइना की नजर कहीं ना कहीं उन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स पे है। दोस्तों इन मेटल्स का इस्तेमाल सैटेलाइट्स, मिसाइल्स और काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में होता है। अब इसके पीछे एक और रीजन है कि चाइना आखिर ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। दोस्तों चाइना आर्कटिक रीजन के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, तो इसी वजह से वो पोलर सिल्क रोड बना रहा है। ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करना चाहता है। लेकिन अगर वो ग्रीनलैंड में अपने पांव जमा लेता है तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक विंटर का सिंबल नहीं है, ग्रीनलैंड अब एक जियोपॉलिटिकल इंडिकेटर भी बन चुका है। नासा के अकॉर्डिंग हर साल 270 टन बर्फ पिघल रही है
और उससे जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसी वजह से वहां पे एक नई चीज हो रही है कि नॉर्दर्न सी रूट्स ओपन होते जा रहे हैं, जिनको पहले इम्पॉसिबल माना जाता था, वो भी अब व्यापार के नए रास्ते बन रहे हैं। दोस्तों, रशिया पहले से ही इसका लाभ उठा रहा है और ये चीज अमेरिका और वेस्ट को अच्छे से पता है। अब इसी वजह से वो डेनमार्क को एक की तरह यूज कर रहे हैं कि आगे चल के फ्यूचर में इसे यूज किया जा सके। दोस्तों, अगर नॉर्दर्न सी रूट्स स्टेबल हो जाते हैं तो अमेरिका और चाइना के अंदर जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो एक नया मोड़ जरूर ले लेगा। दोस्तों, अब इन सभी बातों के बीच में एक असली क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ग्रीनलैंड की जनता क्या चाहती है। दोस्तों, 2021 के अंदर जिस पार्टी ने वहां पे चुनाव जीते हैं वो ग्रीनलैंड की आजादी की पक्षधर है, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि ग्रीनलैंड की जो इकोनॉमी है वो डेनमार्क से मिलने वाली एड पे डिपेंड करती है। डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को 400 मिलियन यूरो देता है, जिससे उनकी इकोनॉमी चलती है। तो अब ग्रीनलैंड के सामने दो रास्ते बचते हैं, या तो वो अपने मिनरल्स का यूज करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना ले, और या फिर वर्ल्ड की इन बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में पिसता रहे। दोस्तों, इन सभी बातों को सुन के एक चीज तो बिल्कुल श्योर हो जाती है कि आने वाले टाइम पे ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा ही नहीं रहेगा, बल्कि ये वर्ल्ड की पावर्स को बैलेंस करने वाला एक हिस्सा बन जाएगा।